सबसे पहले तो आप सभी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि जो 7 तारीख को बजट सत्र शुरू हुआ था और कल 28 मार्च को उसका समापन हुआ है, उसमें बहुत अच्छी जो भी सत्र की कार्रवाई इतने दिनों तक चली उसको आपने लोगों तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया। उसके लिए मैं विशेष रूप से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और ये बजट सत्र एक अपने आप में एक बहुत अच्छा ये रहा। इसके अंदर 13 सिटिंग्स इसमें हुई हैं और 13 सिटिंग्स के साथ साथ इसमें जो 5 दिनों का जो रिसेस पीरियड था उसमें बजट रिलेटेड जो कमेटीज़ थी उन्होंने अपनी मीटिंग्स की, उन्होंने बजट का अध्ययन किया और उसके बाद अपने सुझाव उन्होंने सदन के अंदर और सदन के माध्यम से सरकार को दिए। इस बजट सत्र में 18 विधेयक बिल्स पास हुए हैं, जिसमें 2 एप्रोप्रिएशन बिल भी रहे और इन 13 बैठकों का जो समय रहा है वो लगभग 3500 मिनट रहा है। 3498 मिनट, लगभग 58 घंटे के करीब इसका समय रहा है। और एक बहुत अच्छा इसमें विषय ये है कि इन 13 बैठकों के अंदर जो भी बिजनेस तय किया गया था, जो टाइम, जो शेड्यूल जो इसका बना था, उसके हिसाब से 114% की उत्पादकता इसमें रही है। यानी जितना समय और काम तय किया था उससे बढ़कर इन 13 सिटिंग्स के अंदर काम हुआ है। और मैं विशेष रूप से सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने एक बहुत ही सार्थक चर्चा सभी माननीय सदस्यों ने, चाहे वो विपक्ष के सदस्य थे चाहे वो सत्ता पक्ष के सदस्य थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लिया है। और 70% से भी ज़्यादा सदस्यों ने रेगुलरली इस सदन को अटेंड किया है। तो ये भी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक रुचि ज़्यादा सदस्यों ने दिखाई है। विशेष रूप से मैं उल्लेख करूंगा नए सदस्यों का भी, उन्होंने भी काफ़ी इसके अंदर जो है रुचि दिखाई है। और एक विषय ये भी है कि सत्र में कोई इस प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ जिसके कारण से कोई सदन को, सभा को स्थगित करना पड़ा हो या किसी को नेम करना पड़ा हो। तो ये भी सब एक बहुत अच्छी एक, मैं इसको कहूँगा कि एक अच्छी परंपरा की तरफ हरियाणा विधानसभा आगे बढ़ रही है। और एक राज्य गीत वो भी इस बजट सत्र के अंदर जो लाया गया है और उसको कल सदन ने पास किया है, तो ये हरियाणा प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य और गौरव का वो क्षण था जब हमें हमारा एक राज्य गीत मिला है। 2212 लोगों ने सदन की कार्रवाई को देखा है, जो एक जन जन तक विधायिका का विषय जाए, लोगों की रुचि उसके अंदर हो, लोग उसके अंदर अपनी सहभागिता बढ़ाएं अलग अलग स्तर पर। उस नाते से लगभग 2,2500 लोगों का सदन की कार्रवाई को देखना, ये भी एक बहुत, इसको मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ। और
इसके अंदर जो अलग अलग जो विषय रहते हैं, सबसे पहले माननीय राज्यपाल का अभिभाषण होता है और राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद जो उसके ऊपर चर्चा होती है, उसमें लगभग 46 सदस्यों ने उसमें भाग लिया है और उसकी 5 बैठकें जो निर्धारित की गई थी उसमें 11 घंटे और 33 मिनट की ये चर्चा हुई है, जिसमें कांग्रेस के माननीय 20 सदस्यों ने 4 घंटे और 9 मिनट तक उस चर्चा में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के 23 सदस्यों ने 3 घंटे 58 मिनट भाग लिया। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 सदस्यों ने उसमें 22 मिनट उसके अंदर चर्चा में हिस्सा लिया और सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें जो जवाब उस चर्चा का जो दिया है, उन्होंने 2 घंटे और 56 मिनट का उनका वो जवाब रहा है। इसी प्रकार से बजट, कांग्रेस और एक बार और वो मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको अलग से भी प्रोवाइड करूंगा। इसी प्रकार से जो बजट के ऊपर चर्चा हुई है, बजट के ऊपर 11 घंटे और 57 मिनट चर्चा हुई है, जिसमें से 8 घंटे 26 मिनट में 46 सदस्यों ने उसके अंदर हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री जी ने जो उसका जवाब दिया है वो 3 घंटे और 31 मिनट उन्होंने उसका जवाब दिया है। जहां तक माननीय सदस्यगणों की चर्चा में हिस्सा लेने की बात है, तो कांग्रेस के 21 सदस्यों ने 257 मिनट चर्चा में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के 21 सदस्यों ने 215 मिनट तक इसमें हिस्सा लिया। इनेलो के 2 सदस्यों ने 19 मिनट में अपनी बात रखी और निर्दलीय 2 माननीय सदस्यों ने 15 मिनट का समय उसमें लिया है। एक और जो महत्वपूर्ण एक विषय मैं इसमें रखूंगा कि जितने भी नोटिसेस आते हैं, चाहे उसमें प्रश्न है, चाहे उसमें कॉलिंग अटेंशन है, चाहे उसके अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, या उसके अंदर जो एक गैर सरकारी प्रस्ताव है, उन सब की अगर मैं बात करूं तो 10 प्रश्न काल इस बार रहे हैं। 10 प्रश्न कालों में 200 प्रश्न, क्योंकि एक प्रश्न काल में 20 प्रश्न आते हैं, तो 200 प्रश्न जो हुए, तो इस बार 87% जो जवाब हैं वो प्रश्नों के जवाब इस बार सदन में दिए गए हैं। ये एक बहुत ही एक ऐसा मैं कहूँगा कि जो समय का की मैनेजमेंट और जो एक सभी ने एक सही तरीके से जो ये टेकअप हुआ क्वेश्चन आवर, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों के प्रश्नों के जवाब इस बार सदन में दिए गए हैं। और उसके साथ साथ जो अनस्टार्ड क्वेश्चन है वो 187 आए थे, जिनमें से 144 को एडमिट किया गया। ध्यान आकर्षण सूचनाएं 54 प्राप्त हुई थी, जिनमें से 19 को स्वीकार करके उनको एडमिट किया गया। और गैर सरकारी प्रस्ताव इस बार आया था, उसको भी इस बार सदन में चर्चा के लिए रखा गया। और इसी प्रकार से शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन वो भी 3 आए थे, तीनों को स्वीकार करके उनके ऊपर चर्चा कराई गई। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि बहुत से ऐसे विषयों के ऊपर इस बार हाउस में चर्चा हुई है जो वास्तव में इम्पोर्टेंट हैं, पब्लिक इम्पोर्टेंस के हैं और जिन पर वास्तव में सरकार का ध्यान जाना चाहिए, इस नाते से कि उसके ऊपर और अच्छा काम आगे हो सके। और बहुत अच्छे तरीके से सदस्यों ने उसके ऊपर चर्चा भी की है, चाहे उसके अंदर पोल्यूशन की बात है, चाहे मेडिकल की बात है, कैंसर की बात है, नेचुरल फार्मिंग की बात है, पॉन्ड्स की बात है, नहरी पानी की बात है, पानी की पीने के पानी की गुणवत्ता की बात है, चाहे उसमें सिंथेटिक नशे की बात है, चाहे विदेश भेजने का जो एक मुद्दा है उसके ऊपर बात है, या उसमें एजुकेशन जिसके अंदर स्कूलों के ऊपर और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स होती हैं गरीब बच्चों को लेकर, गरीब परिवारों को लेकर, ऐसे सभी विषयों के ऊपर हाउस में बहुत अच्छी इस बार चर्चा हुई है। साथ ही साथ जो गैर सरकारी प्रस्ताव जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर, तो ऐसे सभी विषयों के ऊपर इस बार चर्चा हुई है। 15 कट मोशंस भी हाउस में इस बार आए हैं।
इसी तरीके से जो शून्य काल रहता है, शून्य काल को इस बार और व्यवस्थित करके उसका समय और बढ़ाकर, जो माननीय सदस्यों को 3 मिनट का समय मिलता था, हमने इस बार वो समय बढ़ाकर 5 मिनट किया। और सभी माननीय सदस्यगणों से ये आग्रह भी किया गया था कि ज़्यादा समय सबको मिलेगा, मगर उसकी जो चर्चा है, चर्चा का स्तर और बेहतर हो, ताकि जब भी बजट और माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो डायरेक्टली उसके ऊपर सभी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिमांड्स के ऊपर ना आकर प्रदेश के विषय भी रखें। और मुझे खुशी है कि इस बार बहुत सारे सदस्यों ने, अधिकतर सदस्यों ने प्रदेश स्तर के विषयों को अपनी चर्चा के अंदर शामिल किया है। और जो 0 आवर के अंदर उनको समय अतिरिक्त मिला है, वो समय उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो उनकी डिमांड थी, अन्य और विषय थे, उनको उन्होंने उसके अंदर रखा है। कुल 6 0 आवर इस बार हुए, जिसके अंदर 6 घंटे लगभग कार्रवाई चली है। 66 सदस्यों ने उसमें भाग लिया है। भारतीय जनता पार्टी के 29 सदस्यों ने 160 मिनट, कांग्रेस के 33 सदस्यों ने 175 मिनट, इंडियन नेशनल लोकदल के 2 सदस्यों ने 12 मिनट और निर्दलीय 2 सदस्यों ने 11 मिनट का समय इसमें लिया है। इसी तरीके से कुछ नई पहल भी इस बार की गई हैं, जैसे कि 2 नई विधानसभा की समितियां वो इस बार हाउस ने पास की हैं, जिनका पहले भी जिक्र हुआ था। उनमें से एक कमेटी होगी पर्यावरण एवं प्रदूषण संबंधी विषय की समिति, क्योंकि ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं और भविष्य की चुनौतियां, जिसके ऊपर विधानसभा अपना योगदान सुनिश्चित करे, उस नाते से इन 2 समितियों का जो इस बार प्रावधान किया गया है। और दूसरी समिति युवा कल्याण एवं युवा मामलों से संबंधित समिति। उसके साथ साथ हमने सत्र के दौरान विधानसभा की तरफ से जितने भी ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिसकर्मी, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था वो भी हमने शुरुआत की है। और उसके साथ साथ सदन के अंदर ये भी जानकारी दी गई है कि इस बार माननीय सदस्यगणों के लिए एक शॉर्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो पहले रखा गया था, उसके बाद प्राइड के माध्यम से 8 और 9 जनवरी को 2 दिन का कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण वर्ग रखा गया था। उसके बाद 14 और 15 फरवरी को 2 दिनों का इसी प्रकार से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वो सभी सदस्यगणों के लिए रखा गया था, और जिसके अंदर हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति डॉक्टर हरिवंश जी और कई राज्यों के अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, अन्य पार्लियामेंटेरियंस उसके अंदर वो सब आए थे। इसी प्रकार से पिछले समय में मैंने 5 विधानसभाओं को मैंने विजिट किया है। उसके अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन सभी विधानसभाओं में मैंने वहाँ की जितनी भी उनकी संसदीय प्रणाली है, विधायी कार्य, उनके नियम हैं, उन सब को का अध्ययन वहाँ पर किया गया है। ये सभी जानकारियाँ इस सत्र के दौरान सभी माननीय सदस्यों को दी गई हैं। इस सत्र में कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस भी बीच बीच में दी गई हैं, चाहे वो सदन की गरिमा को लेकर है, चाहे वो नियमों का पालन करने की बात है, चाहे सभी को समान अवसर मिलने के बाद वो चर्चा सार्थक हो, लोगों के हित में हो, इस प्रकार की, और चाहे वो एक संतुलन की बात हो, चाहे सत्ता और विपक्ष के बीच में एक जो संतुलन होता है, इस प्रकार की सभी बातें बीच बीच में अच्छे तरीके से चली हैं। और साथ ही जो एक हरियाणा विधानसभा की एक भविष्य का एक रोड मैप, उसका भी सभी माननीय सदस्यगणों को उसकी जानकारी दी गई है। चाहे उसके अंदर एक रिसर्च विंग आने वाले समय में जिसका जो हम स्थापित करने की हमारी योजना है, चाहे इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सभी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की बात है, चाहे इसके अंदर
जो विधायिका के एक मूल सिद्धांत है और जागरूकता के नाते हर वर्ग की इसमें सहभागिता बढ़े और जो छोटी विधायी संस्थाएं हैं उनके अंदर भी एक संविधान के प्रति, विधायी कार्यों के प्रति जो एक रुचि बढ़े, उस नाते से एक सम्मेलन जो आने वाले समय में, जिसका बजट भाषण के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उल्लेख किया है, तो वो भी एक जानकारी दी गई है कि आने वाले समय में हम पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सभी के जो प्रतिनिधि हैं उनके सम्मेलन हम आयोजित करेंगे। और साथ ही साथ इसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने के नाते से उनके सम्मेलन भी होंगे और यूथ पार्लियामेंट का आयोजन भी होगा जो 31 तारीख को हमारी विधानसभा में, और दूसरा यूथ पार्लियामेंट 2 और 3 अप्रैल को, ऐसे 2 यूथ पार्लियामेंट का आयोजन अगले एक सप्ताह के अंदर वो किया जाएगा। और साथ ही साथ हम महिलाओं की भी विधायी कार्यों में रुचि बढ़ाने के नाते से, वो जागरूकता बढ़ाने के नाते से, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, जो समाज में एक महिला वर्ग में एक लीडर्स वो होती हैं, उनके भी सम्मेलन आने वाले समय में हम करेंगे। और साथ ही साथ नए विधान भवन को लेकर और बाकी इस प्रकार की जो भी जानकारियां वो सदन में दी गई हैं। और ये भी मैंने एक सदन में अनाउंस किया है कि आने वाले समय में एक जो प्राकृतिक खेती का विषय जो आया था उसको लेकर भी हम एक सम्मेलन, जिसके अंदर हम सभी सदस्यों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो भी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय को लोगों के अंदर आगे बढ़ा सकें। तो मैं समझता हूं कि विधायिका और बेहतर तरीके से काम करे और आने वाले समय में विधान मंडलों के माध्यम से सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा हम चर्चा के माध्यम से समाधान दे सकें। जो एक इस प्रकार का रोल होता है उसमें हरियाणा विधानसभा सही तरीके से इस रोल में अपने आप को रख सके और बेहतर तरीके से काम कर सके, वो एक लक्ष्य रहेगा। मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी तरफ से और किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। सेशन चला है, ये तो सबसे लंबा सेशन बताया जा रहा है अब तक, 66 से लेकर आज तक का। काफी लंबा ये रहा है। पुराने समय में पहले सर जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड का सेशन कौन सा था और इसके अलावा कौन सा सेशन था जो 10 या 12-15 दिन का चला? देखिए, इस प्रकार का सारा सब चीज़ें रिकॉर्ड में हैं। कुछ लंबे सेशन भी पुराने समय में चले हैं और बीच में जो सदन का समय है वो कम भी हुआ है, परंतु आज हमारा ये लक्ष्य है कि सत्र लंबे चलें, सभी सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात रखने का मौका मिले और जितना समय मिलेगा अगर वो समय सार्थक चर्चा अगर सदस्य उसमें करेंगे तो मैं समझता हूं कि सरकार को एक बहुत अच्छा होमवर्क इसमें मिलता है, क्योंकि चर्चा के अंदर से ही समाधान निकलते हैं। समाधान जब हम सरकार को देंगे तो निश्चित रूप से सरकार के लिए भी चीज़ों को आगे बढ़ाना आसान हो। ये सर पीरियड कुछ बढ़ाया गया है पिछले सत्रों से, तो क्या सभी सदस्यों के प्रश्न जो है स्वीकार किए जा रहे हैं या कुछ बाकी रहते हैं? देखिए, प्रश्न जो भी एडमिट होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टार्ट क्वेश्चन होता है जिसके अंदर सदन के अंदर ओरली उसका जवाब दिया जाता है मंत्री द्वारा, और दूसरा अनस्टार्ड होता है जिसका जवाब माननीय सदस्य को भेजा जाता है। तो जो भी इस प्रकार के सवाल आते हैं अगर वो रूल्स के मुताबिक हैं, विषय ठीक है, तो उसको एडमिट किया जाता है, सरकार को भेजा जाता है। और अगर स्टार्ट क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है तो ड्रॉ निकालकर, ड्रॉ के माध्यम से जितनी हमारी सिटिंग्स हैं, जितने क्वेश्चन आवर हैं, उसी तरीके से उतनी संख्या को ड्रॉ के माध्यम से निकाला जाता है। एक करके पेज। नए विधानसभा जो भवन है, क्योंकि आपके डिलिमिटेशन भी होने, सीटों की संख्या बढ़नी है, उसका भी क्या स्टेटस है? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से बात होगी है ज्वाइन के लिए? देखिए, मैंने पहले भी ये विषय आया था और मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। वो प्रक्रिया चली हुई है और निश्चित रूप से डिलिमिटेशन के बाद सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है और उसमें वर्तमान जो हमारा विधानसभा है उसके अंदर हमारी उतनी सिटिंग कैपेसिटी भी नहीं है और उसमें एक्सपेंशन का स्कोप भी नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें नए विधानसभा का जो नया विधान भवन है वो हम आने वाले समय में बनाएंगे, उसकी प्रक्रिया चली हुई है। स्पीकर साहब ने बोला कि बहुत अच्छा सेशन चला है, बहुत लंबा और बहुत अच्छा सेशन चला है, लेकिन एक ऐसी अगली घटना हुई है
वो अरविंद शर्मा और दादा राम कुमार गौतम के बीच में, जिसकी चर्चा भी प्रदेश में बहुत ज्यादा हुई है, दोबारा इस तरीके की स्थिति ना पैदा हो विधानसभा में, इसको लेकर क्या आपने एक्सपीरियंस लिया है? देखिए, बीच बीच में इस प्रकार के विषय मैंने भी लिए हैं, चाहे उसमें नियमों प्रक्रियाओं के हिसाब से सदन चले, माननीय सदस्यों का आचरण ठीक रहे, सभी सदन की मर्यादा को बनाकर रखें। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी न केवल वो अशोभनीय होती है, बल्कि मैंने कल भी सदन के अंदर ये विषय रखा है कि कोई भी हम ऐसा शब्द या कोई भी इस प्रकार की बात हम ना करें जिससे कि सदन की गरिमा कम हो, क्योंकि एक सर्वोच्च, ये एक ऐसा एक स्थान है जहां पर प्रदेश और प्रदेश के लोगों का भविष्य तय होता है। मैंने इस बात को भी रखा है, मैंने एक उदाहरण भी दिया है। ब्रिटिश किंग ने एक बार स्पीकर से ये प्रश्न किया था कि स्पीकर का रोल क्या होता है, तो मैंने ये हाउस के अंदर भी बताया कि स्पीकर की जिम्मेवारी होती है कि जो रूल्स बने हैं, जो प्रक्रियाएं बनी हैं, जो एक प्रेसिडेंट्स हैं, जो परंपराएं हैं, जो अच्छी सभी इस प्रकार से हाउस को चलाना और उस हाउस को सही तरीके से वो हाउस चले जिसके माध्यम से लोगों को लाभ हो, तो वो एक विशेष रोल स्पीकर का होता है। और वो मैंने उस उदाहरण के अंदर ये भी मैंने कोट करते हुए बताया कि उस समय के स्पीकर ने जो जवाब दिया था, वो जवाब था कि स्पीकर इज ए सर्वेंट ऑफ द हाउस एंड नॉट इट्स मास्टर। तो इसी प्रकार से ये सभी सदस्यों के ऊपर भी लागू होता है कि कोई भी माननीय सदस्य वो जनता का प्रतिनिधि है, और ये बात हम सब ध्यान रखें, ये भाव हमारे अंदर हो कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, असली मालिक जनता है जो हमें चुनकर भेजती है, और जो कानून यहाँ पर हम बनाते हैं उस जनता की भावनाओं के अनुरूप हम उन विषयों को रखकर, उन विषयों से कानून बनाकर उन जनता को उसका लाभ हो, प्रदेश का लाभ हो, ये हमारा रोल है। तो मैं पुनः इस बात के लिए आग्रह आने वाले समय के लिए भी करूंगा कि हम सदन की मर्यादा को बनाकर रखें, जिससे जो लाभ है वो प्रदेश के लोगों को हो। सर बहुत साहब, ये जो विधानसभा की कार्यवाही है, ये आपने बताया कि 2212 यानी 2212 लोगों ने देखी है, लेकिन ये 15वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र था। आगामी बजट सत्र तक ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार करेंगे सर कि विधानसभा के लोगों के साथ एक ऐसा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जिसके ऊपर पूरी कार्रवाई लोग देख सके, क्योंकि आप जब टीवी मीडिया पे या किसी सोशल मीडिया पे जाती है तो जितनी जरूरी है उतनी चलाते हैं या जो भी, तो आप पूरी विधानसभा का मैकेनिज्म ऐसा बनाएंगे सर कि लोकसभा की तर्ज पर इस तरीके का मैकेनिज्म बने कि लोग जो विधानसभा के लोगों को देख सके। देखिए, हमारा पटना के अंदर स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस अभी 1.5 महीने पहले हुई थी, और उसके अंदर कुछ प्रस्ताव उसमें पास किए गए थे, जिसका मैंने अभी बताया कि पूरे राज्य में हम सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। हरियाणा विधानसभा उसका आयोजन करेगी, लोकसभा का सहयोग रहेगा और हरियाणा सरकार का उसमें सहयोग रहेगा। इसी में एक संकल्प ये भी था कि जैसे प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है, एक देश एक विधायिका, तो उसके चलते एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इस प्रकार का बनाने की दिशा में पार्लियामेंट काम कर रहा है। और हमने भी पिछले दिनों में हरियाणा विधानसभा में उसकी एक प्रेजेंटेशन हमने देखी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटलाइजेशन, जिसमें सारे देश के सभी विधान सभाएं, सभी विधानमंडल एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, और उसमें किसी भी विधानसभा का कोई भी अच्छा कार्य, कोई भी वहाँ की परंपराएं, किसी भी टॉपिक पर बोला हुआ कोई भी दिया हुआ भाषण, वो सब उसके अंदर होगा। और उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय पर खोज करना चाहता है तो उसमें से निकालकर वो अपनी जानकारी को अपडेट कर सकता है। कौन सी विधानसभा में क्या नया प्रयोग किया गया है, कहाँ पर कोई नया इनिशिएटिव लिया गया है, उसके माध्यम से हर राज्य एक दूसरे के सभी प्रैक्टिसेस को साझा करते हुए आगे बढ़ सके, उस पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, वो एक देखिए ये दोनों चीजें हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। सोशल मीडिया पर कई बार जैसे दादा गौतम का या अरविंद शर्मा का जो झगड़ा था, जो आपने कार्रवाई से निकाल दिया, इसके बावजूद वही कंटेंट शेयर हो रहा है, तो आप कोई ऐसी, मैं उसकी बात करूँ सर कि आपके विधानसभा के लोगों के साथ ऐसा कोई डिजिटल मोड हो जिसपे लोग जो कार्रवाई देखे, वो जो
कार्रवाई एक्चुअल जो आपने कार्रवाई में से निकाल दी है वो चीजें देखिए उस दिशा में भी हम सोच रहे हैं, परंतु ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये भी उसी दिशा में और एडवांस जो भविष्य की जो योजना है वो मैंने आपको बताई है। निश्चित रूप से हम इस तरफ सोच रहे हैं। स्पीकर साहब, हम अपनी दुविधा आपसे बताना चाहते हैं। जो अनुभव पिछले सदन में हुआ, एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरह का सदन चला वो वाकई तारीफ के काबिल है। 114% जो उत्पादन इस पूरे सदन में हुआ, सभी सदस्यों ने बोला। 18 बिल मुझे लगता है शायद पहली बार एक सत्र में पास किया गया होगा, अगर रिकॉर्ड देखा जाए। आप 280 करोड़ का रिप्रेजेंटेशन है हरियाणा का विधानसभा के अंदर वो बात नजर भी आई, लेकिन दुख के साथ कहूंगा कि वो बात विधानसभा के बाहर नजर नहीं आती। जब कवरेज की बात आती है, मीडिया कवरेज की बात आती है, तो साफ साफ नजर आता है कि उसमें पक्षपात किया जा रहा है। हमारे जैसे चैनलों को किसी भी तरह की कवरेज या फुटेज प्रोवाइड नहीं की जाती है। क्यों? अनुभव की बात किया जाए तो मैं तमाम वरिष्ठ चैनलों पे काम कर चुका हूं, अनुभव भी 20 साल से ज्यादा का है। इसके बावजूद मैं अपनी बता दें, ऐसे कई मीडिया पर्सन हैं जिनको फुटेज नहीं प्रोवाइड की जाती है, उनको बैठने का स्थान नहीं। जिस लॉबी में हम बैठ करके चैनल सुनना चाहते हैं वहां इतना शोर होता है। कल एक अप्रिय घटना सदन के अंदर भी घटी, जब राज्य गीत बज रहा था तो राज्य गीत का ऑडियो जो है बीच बीच में रुक रहा था। ठीक है, इसका संज्ञान नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि आप उसी का अंदाजा लगा लीजिए कि जो लॉबी में बैठ करके हम सुनते हैं वो भी साफ नहीं सुन पाता। उसमें हम ठीक है, आपका विषय आ गया। हम लोगों को फिर ये लाइव डिजिटल की जो बात होती है, सोशल मीडिया में तमाम सोशल मीडिया चला रहे लाइव, फिर हमें ऑफिशियली क्यों नहीं दिया जाता? चलिए, ये आप विषय आ गया और आपकी तरफ से जो भी ये सुझाव आया इसके ऊपर हम काम करेंगे। प्लीज एक करके प्लीज एक सर, जो इस बार हाउस की कार्रवाई चली है, लंबी चली है, अच्छी चली है, लेकिन जो आपने सत्ता पक्ष मंत्रियों को भी टाइट किया, विपक्ष वालों को भी किया, तो उसके बाद क्या रिएक्शन आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। ये तो हाउस ठीक तरीके से चले वो स्पीकर की जिम्मेवारी है और मेरे लिए हर सदस्य समान है। और मैंने ये प्रयास किया है कि सबको बोलने का भी अवसर मिले और जहां भी कहीं समय बच सकता है या कोई एक रिलेवेंट विषय से बाहर बात जाती है तो उसमें स्पीकर को इंटरवीन करना पड़ता है। जी, मुझे क्लियर एप्रिसिएशन फ्रॉम द चीफ। अच्छा, फिर से बोलूं सर, सबसे बहुत बहुत बधाई सर। आपने जो भी फर्स्ट टाइम आपने विधानसभा एज ए स्पीकर आपने किया और बहुत ही हिस्टोरिक रहा, क्योंकि आपने जो है 12 डेज तक रहा और इसमें भी सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी ने सर आपको जो है अप्रिशिएट किया गया। मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि आपने जो है टाइटनेस किया, क्योंकि जितना जरूरी था मुझे ऐसा लगा कि आप उतना ही बोलने के लिए दिया। भले कुछ ज्यादा लोग बोलना चाह रहे थे, पॉलिटिकल माइलेज देना हो। सवाल सर यह है कि पिछले विधानसभा सेशन में भी देखा गया कि सदन द्वारा जो है एश्योरेंस दिया जाता है, लेकिन वो फुलफिल नहीं होता है। चाहे सत्ता पक्ष हो, एमएलए हो, चाहे विपक्ष के एमएलए हो, उन्होंने भी देखा बोला सदन में कि एश्योरेंसेस तो हमको 2-3 साल से मिल रहा है, विधानसभा में मिल रहा है, उसके बाद भी एड्रेस नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर के क्या आप कुछ स्टेप लेंगे या कुछ ट्रेनिंग के थ्रू आप इसको एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, सिस्टम की इम्प्रूवमेंट पे लगातार गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और उसके अंदर जहाँ तक आपने एश्योरेंस की बात की है तो विधानसभा का इसमें जो एक रोल होना चाहिए, हमारा प्रयास रहेगा कि उसमें हमें भी जितना हम कर सकेंगे हम उसमें करेंगे। आपने क्योंकि कल सभी एमएलए ने सत्ता पक्ष ने अंदर उनको बोलने का मौका था तो उन्होंने बोल दिया। हमारा आज मौका मिला तो हम आपकी पूरे सदन जो चला, इसलिए हम भी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। एमएलए ने कहा बधाई है, बहुत अच्छे तरीके को हम 25-30 साल से सेशन को देख रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट रहे हैं, सब डेवलपमेंट तरीके से प्रयास किया है। आपका इतना इनोवेटिव प्रोग्राम
इस बार देखने को मिलेगी जिसका प्रतिफल वहां पर मिला। एक हमने अपनी कवरेज में जो थोड़ी सी हमने आपको समय समय में 2 बार पहले भी आपके ध्यान बात की थी, शायद वो उस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शायद वो या पास नहीं हो पाई आईटी वालों को या क्या हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पे जब तक डिजिटाइज नहीं था या डिजिटाइज भी हो गया था हमारा, तब भी हमें कॉपी मिलती थी और उस पर लिखा हुआ था कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण अगर 2 बजे स्टार्ट कर दिया तो 4:30 बजे से पहले प्रसारित न किया जाए। और बजट में भी ऐसे होता था, 2 घंटे का लगभग समय होता था। हमें न तो राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति हार्ड कॉपी मिली और न ही हमें वहां पर जब राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा जा रहा था नेवा पोर्टल पे आई। जब तक आपके आदेश नहीं होते, जब तक नेवा पोर्टल पे अप्रूव नहीं होता है। ऐसे ही बजट भाषण में भी है। हम इसलिए आपने देखा होगा कि हम उठ के भी जाना चाहते थे, लेकिन आप बैठे थे, सीएम साहब बोल रहे थे और हम उठ के जाना था, हमारा कॉपी नहीं। 2 विषय ये बड़े गंभीर थे जिसपे माननीय स्पीकर महोदय की हमें पता चला कि स्पीकर साहब ने ही ये मना किया है कि हम नेवा पोर्टल पे नहीं आएंगे, क्योंकि हम उस पर इंटरेक्ट नहीं आपसे कर सकते थे। इसलिए हमने आज अपनी बात ये रखी है। इसमें क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव्स आते हैं, एक इसके साथ जो और मामला है कि वो एक एडिशनल है, वो हमें बेनिफिट दे रहे हैं कि नेवा पोर्टल पे पीडीएफ फाइल हमारी आ जाती है। एक उसमें टेक्निकल और बात अगर आप जोड़ सकते हैं, एमएस वर्ड एक फाइल होती है, अगर उसमें भी अपलोड हो जाए तो वो सॉफ्ट कॉपी एक प्रकार से हमें यूट्यूब मिल जाती है, उसमें से बहुत सारा घर मिल जाता है। क्वेश्चंस होते हैं सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी नहीं होते। देखिए, इसमें ये एक ऐसा विषय है जिसमें कुछ चीज़ें नियमों से बंधी हैं और उसमें मैं अभी समय रहेगा अभी हमारे पास, तो इसमें मैं एग्जामिन करा लूँगा। इसमें अगर कुछ हो सकेगा, जो भी व्यवहारिक हो सकेगा, मैं उसको जरूर कोई बदलाव भी करना होगा। अगर व्यवहारिक वो होगा तो मैं जरूर एक चीज आपने हाउस में नोटिस की थी, आपने अधिकारियों को कहा भी कि गैलरी खाली रहती है और ये आमतौर पर तब खाली होती है जब डिस्कशन चल रहा होता है, या गवर्नमेंट पे होगा या बजट पे होगा या वो शून्यकाल चल रहा होगा। उस टाइम ऑफिसर्स गैलरी में नहीं होते हैं, वो तभी बैठते हैं जब सीएम साहब होते हैं, अदरवाइज चले जाते हैं। आपने इसको नोटिस भी किया और उस पर कहा भी। ऐसे ही शिकायत भी है कुछ एमएलए की, आपके पास रिटर्न में भी आई है कि ब्यूरोक्रेट्स जो जिलों में बैठे हैं वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, फोन तक नहीं उठाते हैं। तो इस पे आप एज स्पीकर क्या संज्ञान लें? देखिए, सदन के अंदर जिनकी भी ड्यूटी है उनको ड्यूटी करनी है, सदस्य अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं और बाकी सदन में जिसकी जो ड्यूटी है उनको वो सबको करनी है। ऐसा कोई विषय ध्यान में आता है तो वो मैंने पिछले दिनों में भी रखा था। उसके बाद जो भी एक उनके एक रोस्टर के हिसाब से जो उनका एक तय होता है उसके मुताबिक वो सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं और भविष्य में भी कोई ऐसी चीज़ होगी जो विधानसभा के कार्यों को लेकर या माननीय विधायकों के उनकी जिम्मेवारी निभाने के नाते से कोई भी ऐसा विषय आएगा तो उसको टेकअप किया जाएगा। जिलों में जैसे विधायक कंप्लेंट करते हैं उसका भी कुछ संज्ञान लेके, देखिए वो सभी चीजें कभी भी संज्ञान में आती है तो उसका एक प्रावधान है। तो स्पीकर साहब, जिस तरह से विधानसभा के 6 सदस्यों के साथ जो है वो बदसलूकी की गई, जिस दिन शिक्षा मंत्री महिपाल गड्ढा के यहाँ पे क्लियर था, उनकी तरफ से बाकायदा शिकायत पत्र जो है वो भी आपको दिया गया, बाकायदा 6 नहीं शिक्षा ठीक है तो सर उसको लेकर के आपको इसके ऊपर फीडबैक अपडेट किया है कि उस मामले में किस तरीके से मैंने संज्ञान लिया जाएगा। एक स्पीकर साहब एक और माननीय जब स्पीकर जैसे गुप्ता जी थे, उन्होंने एक परंपरा चलाई थी कि जब सदन चल रहा होता है तो प्रश्न तारांकित और अतारांकित दे सकते हैं। जब सेशन नहीं होता है तो एक एमएलए 3 क्वेश्चन एक महीने में पूछ सकते हैं। तो क्या वो अभी कंटिन्यू रहेगी? बिल्कुल, कोई भी इस तरह का प्रावधान है, ये तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और जो चीज एक बार शुरू कर दी जाती है वो चलती है। ये सर 2 सत्र हो गए और औपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष नहीं है, तो ऐसा कोई प्रेसिडेंस पहले से भी मौजूद है और इसमें फिर विधायी प्रावधान क्या है कि मेन अपोजिशन पार्टी को आप जो है किसी तरह से प्रोडेट करें, कुछ है क्या? देखिए, ये तो संबंधित दल का विषय होता है और जहां तक हाउस की बात है, हाउस में स्पीकर को पक्ष विपक्ष सबको साथ लेके सदन को चलाना होता है और नेता प्रतिपक्ष ना होने के कारण से कोई कार्रवाई में बाधा हो ऐसा नहीं होता। अभी हमारे विपक्ष में बहुत सीनियर नेता हैं, समय समय पर वो जहां एक विपक्ष की भूमिका है उसको निभाते हैं और मुझे लगता है कि
ये एक विषय जो है उनकी पार्टी का इंटरनल है, जिसका विधानसभा से कोई किसी प्रकार का नहीं है, और इस तरह के प्रेसिडेंट्स पहले भी रहे। स्पीकर साहब, एक सुझाव है, वैसे तो आप नए विधानसभा भवन की तरफ बढ़ रहे हैं तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर ये जो विधानसभा भवन है इसके अंदर लिफ्ट बड़ी छोटी है और वो उसके अंदर कई बार फंस चुकी है, वो लिफ्ट कई बार लोग भी फंस चुके हैं, क्योंकि दो तीन लोग ही जाते हैं। अगर कोई वो अगर लेट होता है विधानसभा भवन, उसका कोई दायरा बढ़ सकता हो तो। देखिए, जब भी हम नया विधान भवन बनाएंगे करेंगे कि वो बिल्कुल आधुनिक हो और भविष्य के 50-100 साल को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का वो हो। जहां तक वर्तमान विधानसभा की बात है, यहाँ स्पेस की कमी है जो आप भी महसूस करते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसकी वजह से इसके अंदर हम किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते। वो बहुत सारी जानकारी अभी आपसे भी लूंगा। जी, लिफ्ट का साइज तो फिक्स है, उसको नहीं आप घटा बढ़ा सकते, लेकिन आजकल क्या है कि लेटेस्ट टेक्निक ये आई है, लिफ्ट बाहर की आ गई है, आप उसको स्टैंड कर दो कहीं भी ओपन एरिया में, और वो सीधे ऊपर जाएगी सेकंड फ्लोर पे। नहीं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है तो आप भेजिए, हम उसको कंसिडर करेंगे। नहीं, अच्छा सुझाव है, अच्छा सुझाव है जी। आपने अच्छी शुरुआत की, तो प्राकृतिक खेती को लेकर के कोई सेमिनार, किस तरीके के लोग होंगे इस सेमिनार में, कितने विस्तारित सेमिनार होगा, और साथ ही साथ एक ऐसा ही विषय है जो इसी से कोरिलेट तो करता ही है, भूजल दोहन, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है आए दिन। अगर हम देखें तो अगर आप ऐसी कोई कवायद कर रहे हैं तो ऐसे विषय पर्यावरण के हो या भूजल दोहन के हो या प्राकृतिक खेती में तो आप कह ही चुके हैं। इस तरीके का एक सेमिनार को लेकर के प्राकृतिक खेती का क्या है और क्या इनको भी उसके अंदर आप शामिल करेंगे इस तरीके की? देखिए, जितने भी ये विषय जो हाउस में चर्चा में आए हैं, इतने विषयों पर चर्चा करवाने का जो हेतु था वो यही था कि विषय जो है वो चर्चा में आए और उसमें लोगों की भी जागरूकता बढ़े और सरकार भी उसका संज्ञान ले। सरकार अपने स्तर पर ऐसे सभी विषयों पर काम करती है, परंतु विधानसभा भी इसमें सक्रिय हो, उसको लेकर ये सभी योजनाएं बनाई गई हैं और हम भविष्य में इसके ऊपर काम भी करेंगे। वो सभी हमारी योजना में है, बताया गया। क्या गवर्नमेंट से कुछ फंड के लिए कुछ आप लोग करेंगे? क्योंकि जो भी आपने जो है प्लान बनाया है कि युवा कल्याण सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, महिलाओं को चाहे AI बेस्ड डिजिटलाइज डॉक्यूमेंट्स है जो भी वो करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस पंचायत सिविल बॉडीज के लिए करेंगे, तो इसके लिए तो सर फंडिंग चाहिए क्या गवर्नमेंट को? बिल्कुल, हम इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करेंगे, इसमें लोकसभा का सहयोग रहेगा उनकी एक्सपर्टीज के नाते, और हरियाणा सरकार का इसमें हम सहयोग लेंगे। जिस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना होगा उस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करेंगे और सबको साथ लेके हम इन विषयों को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से विधानसभा लगती है तो सभी विधायक आते भी हैं, आपको सूचित भी करते हैं कि छुट्टी के लिए, मतलब उन्होंने छुट्टी ली है, किन कारणों से नहीं आ सकते। कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ से सूचना नहीं पड़ी गई और लगातार एक आध दिन आकर नहीं आते हैं। हालांकि ये जो पंचायत है राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है, कोई ऐसा इसमें विधायकों की जो उपस्थिति सेशन के दौरान अनिवार्य हो 2-3 दफा घुमाएं, कोई ऐसा प्रावधान रखा जाएगा? क्योंकि इससे पहले पिछली दफा भी ऐसा देखा कि कुछ विधायक लगातार ही नहीं आते थे, एक आधे दिन हाजिरी की फिर नहीं आते, क्योंकि किसी भी एरिया का रिपीटेशन तो विधायक करेंगे, दिक्कतें बताते हैं, तो कोई, क्योंकि लोकतंत्र में तो इम्पोर्टेंट है वो आना, कोई ऐसा सोचते हैं आपकी होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जो विधानसभा है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर जो भी विषय उठाता है, जिस विषय पे चर्चा करता है, हर चीज रिकॉर्ड में आती है और वो आगे बढ़ती है। पर मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर जिम्मेवारी किसी भी जनप्रतिनिधि की है वो यही है, सभी को रेगुलर अपना हाउस के अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए, मगर किसी की पर्सनल कोई इस प्रकार की अगर मजबूरी है तो वो हो सकती है। जो 10 एकड़ जमीन आपने आइडेंटिफाई की थी उसके लिए 660 करोड़ रुपए की शायद डिमांड की है,
तो उसके लिए कोई आपने सरकार से बात की हिसाब से या नहीं, वो प्रक्रिया चली हुई है। वो सारी चीजें हम हरियाणा सरकार के साथ मिलके उस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरा डॉक्टर क्वेश्चन था जो विधानसभा वाला कर रहा है, आपने सर्वदलीय बैठक में प्लीज सर्वदलीय बैठक में विधान भवन के बारे में भी सुनवाई की। सभी दलों का ये मत है कि विधान भवन नया चंडीगढ़ में बने या चंडीगढ़ से बाहर कहीं बने, मनीमाजरा में जैसे बातचीत चल रही है, तो इसमें सर्वदलीय बैठक में मत क्या मिला? देखिए, हमने इस बार सर्वदलीय बैठक की प्रथा भी शुरू की है और सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य सभी उसमें शामिल हुए और उसमें सभी विषयों पे हमने चर्चा की। हाउस कैसे और बेहतर तरीके से चल सकता है, कैसे सभी सदस्य गंभीरता से अपने विषय को रख सकते हैं, कैसे सार्थक चर्चा और बढ़ सकती है, और साथ ही साथ जो विधानसभा का विषय उसके ऊपर भी चर्चा हुई और सभी उसके ऊपर एक मत थे कि वास्तव में नया विधान भवन बनना चाहिए। सर, अभी हर सत्र के पहले बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक? बिल्कुल, हर सत्र से पहले कहाँ देखिए, वो प्रक्रिया मैंने बताया आपको, वो प्रक्रिया चली हुई है। उसमें हमारे पास स्थान के भी ऑप्शन है और हमारे पास उसमें अलग अलग जो एक जमीन को लेने की प्रक्रियाएं होती है वो भी ऑप्शन है। जो भी फिजिबल होगा और जो बेस्ट होगा वो हम करेंगे। सर, पूछना ये चाह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है जो 12 एकड़ जमीन आप दे रहे थे चंडीगढ़ को बदले में, वहीं तो नहीं बनाने का प्लान है? देखिए, हमें जमीन लेनी है। जमीन किस प्रकार से मिलेगी वो एक विषय है। जमीन खरीद के मिलेगी या दूसरे तरीके से मिलेगी, उस पर हम काम कर रहे हैं। जो भी ऑप्शन इसमें जो है वो फिजिबल होगी हम उसको करेंगे। जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा वो हम उसको करेंगे। विषय ये नहीं है, तो जो ये नया भवन बनाना ही है तो जब बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे रखते हैं, प्लान रखते हैं, तो भवन बनाने के पैसे भी लगेंगे। तो जमीन कहीं खरीदी जाए चाहे हम ट्रांसफर करें, वो नहीं। विषय ये है कि चंडीगढ़ सर्वदलीय बैठक में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पास पहले ये कहा है, सर्वदलीय बैठक में क्या कहा ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मनीमाजरा में जहाँ पर प्रस्ताव गुप्ता जी के टाइम में चल रहा था कि ये मनीमाजरा में ना किया जाए, चंडीगढ़ में ही ये भवन यहाँ पर रखा जाए। क्या सर्वदलीय बैठक में उन्होंने ये मत रखा या केवल अभी तक ये मौके अपना? देखिए, हम नया विधानसभा चंडीगढ़ में बनाने की योजना है और चंडीगढ़ की परिधि में जो भी उपयुक्त स्थान मिलेगा वो लेने का हम प्रयास कर रहे हैं और जब वो हमें जमीन मिलेगी तो उसके ऊपर नए विधान भवन की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे। हमें आने वाले समय में नए विधान भवन की आवश्यकता है और इस पर हम आगे बढ़े हुए हैं। स्पीकर साहब, जो प्रबोधन कार्यक्रम जो किया गया नए विधायकों के लिए, तो उसकी क्या प्रोडक्टिविटी इस सेशन में नजर आई है? क्योंकि कुछ विधायकों ने कुछ प्रस्ताव लगाए थे लेकिन आपने भी देखा कि जो विषय है वो उनको पूरे तरीके से क्लियर नहीं था। तो कैसे देख रहे हैं आप प्रबोधन कार्यक्रम की प्रोडक्टिविटी को? देखिए, जो भी प्रबोधन कार्यक्रम हमने पिछले महीनों में रखे हैं वो केवल प्रबोधन उतना होगा ऐसा नहीं है। हम लगातार ट्रेनिंग सेशंस हम उनको जारी रखेंगे। ये हो सकता है कि शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स जिस विषय की आवश्यकता ज़्यादा है हम उस तरीके से प्लान करेंगे और ये सदस्यों के लिए भी होगा और हमारे कर्मचारियों के लिए भी होगा ताकि सभी की, हमारे कर्मचारियों की भी कार्यक्षमता बढ़ सके, हमारे सदस्यों को भी और ज़्यादा नॉलेज उनकी बढ़े और ज़्यादा उनकी रुचि बढ़े और जो भी हमारे विधायी कार्य हैं चाहे उसमें सदन के अंदर नियमों के अनुरूप अपने बातों को हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस के माध्यम से कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी जो समिति है, कमिटीज़ हैं, उनकी वर्किंग को और प्रभावी कैसे बना सकते हैं। तो इन सभी विषयों पे हम लगातार ट्रेनिंग जो सेशन है वो चलाते रहेंगे। एक सर, आपने चेयर पे ही कहा था कमेटी की मीटिंग में विधायक नहीं आते और हाउस में भी कई लोग गैराज रहते हैं जैसे भी। नहीं, आते हैं वो हम उस तरीके से नहीं कह सकते। मैंने वो विषय रखा है और मैं हर विषय को समय समय पे रखता भी हूँ। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि अटेंडेंस बढ़नी चाहिए, तो ना केवल अटेंडेंस बढ़नी चाहिए बल्कि